Hello guys, welcome to Avian IS Academy. I am Vedveer and we are preparing for UGC NET Commerce and PGT Commerce and UGC NET Management also. तो आज की जो क्लास है कॉमर्स मैनेजमेंट दोनों वालों के लिए कंबाइंड क्लास है। इससे प्रीवियस वाली जो क्लास थी वो सिर्फ कॉमर्स वाले बच्चों के लिए थी। ठीक है, तो हमने जो यूनिट है स्टार्ट कर रखी है, कौन से स्टार्ट कर रखी है, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। तो ये जो यूनिट है बहुत ही वेटेज वाली यूनिट है, तो यू कांट स्किप दिस यूनिट। तो जिन लोगों ने हमारी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है वो प्रीवियस वीडियोस को ज़रूर देखें। उसमें जो भी आपकी क्वेरीज, जो भी आपके डाउट हैं, आई होप वो डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे उन वीडियोस को देखने के बाद। स्टिल इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, एनी डाउट, तो आपके स्क्रीन पे नंबर होते हैं, उन नंबर्स पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं एंड आप कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हैं कि भाई हमारी ये क्वेरीज हैं, ये हमारा डाउट है। तो हम आने वाली वीडियोस में आपके डाउट को कंसीडर करेंगे और आपके डाउट को क्लैरिफाई करने की कोशिश करेंगे। तो गाइज, जो लोग हमारे चैनल पर न्यू हैं वो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स, जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल में, नोन में, रिलेटिव, जितने भी फ्रेंड सर्कल आपके इस सब्जेक्ट से रिलेटेड तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ में ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें और उनको शेयर करें और उनको बताएं कि भाई हमारी ये क्लासेस हैं, सीरियस वाइज और कंटिन्यूस बेसिस पे हमारी चल रही हैं, ताकि एक रेगुलर फ्लो में आपकी स्टडी हो पाए। और ये जो रेगुलर फ्लो है ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि एक सीक्वेंस में, एक तरीके से हम लोग जो है अपनी क्लासेस को कंटिन्यू कर पाएँ। ये चीज़ें आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम टॉपिक वाइज, यूनिट वाइज, अगर हम कोई एक यूनिट उठाते हैं तो उसके जितने भी टॉपिक हैं वो सारे हम लोग एक साथ कवर करें। ये नहीं कि आपने पहले अकाउंटिंग उठा ली, फिर आपने एफएम उठा ली, फिर आपने आईबी उठा ली, फिर आपने बैंकिंग उठा ली। तो ऐसा नहीं करना है। आप एक यूनिट हटाओ, उनको आप कंप्लीट करो, उसके बाद आप नेक्स्ट यूनिट पे मूव करो, ताकि कम से कम एटलीस्ट एक यूनिट तो आपकी कंप्लीट हो। तो ये चीज़ें हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें चेंज करनी पड़ती हैं, अपनी हैबिचुअल एक्टिविटी में हमें चेंज करनी पड़ती हैं। हमें एंगेजमेंट दिखाना पड़ता है कि भाई हमें कम से कम एटलीस्ट हमारे ये वाली यूनिट, ये वाले टॉपिक हमारे हो गए हैं, उससे रिलेटेड आप एमसीक्यू करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो, यूनिट आपकी कंप्लीट। राइट। सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में थोड़ा सा हम लोगों ने डिस्कस किया था, उसका नेचर, फीचर और ये सब चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस कर ली थी। कॉस्ट अकाउंटिंग हमारा क्या होता है, तो उससे आगे की जो क्लास है हम लोग आज कंटिन्यू करने वाले हैं। तो जिन लोगों ने बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखा है इसका, वो इंट्रोडक्शन पार्ट को ज़रूर देखें और आगे की जो क्लासेस है वो तभी आपको जो है वो चीज़ें समझ आ पाएंगी। ठीक है, यूनिट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग हमारी चल रही है। ठीक है, कॉमर्स मैनेजमेंट और पीजीटी कॉमर्स, ये वाला जो टॉपिक है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये आपका मैनेजमेंट वाले बच्चों के लिए भी है, कॉमर्स वाले बच्चों के लिए भी है और पीजीटी कॉमर्स वाले बच्चों के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कॉमर्स वाले के लिए इंपॉर्टेंट है। देखो, जो जो टॉपिक आपके मैनेजमेंट और कॉमर्स में सेपरेट है वो मैं बता देता हूँ आपको। दिस टॉपिक इज ओनली फॉर कॉमर्स, दिस टॉपिक इज ओनली फॉर मैनेजमेंट। तो इस चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, जो आपके सिलेबस में नहीं है उन चीज़ों पर फोकस आपको नहीं करना है। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में डिस्कस किया था कि हमारी जो कॉस्ट अकाउंटिंग है वो क्या होती है। कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है कि हमने ये देखा कि भाई कॉस्ट से रिलेटेड जो भी अकाउंटिंग है, आप ये देखना, उसको कॉस्ट को क्लासीफाई करना और ये कंसीडर करना कि भाई हमारी जो कॉस्ट है वो क्या क्या होती है और कैसे कैसे हम अपनी कॉस्ट को कंसीडर करेंगे और हम अपना प्राइस कैसे फिक्स करेंगे और आगे कॉस्ट को कैसे रिड्यूस करना है, कंट्रोलिंग हम कैसे करेंगे, स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी आ रही है, फिक्स कॉस्ट हमारी कितनी आ रही है। तो इन सब चीज़ों को एसरटेन करना ताकि हम आगे की प्लानिंग कर सकें और अपना डिसीजन मेकिंग हम कर सकें। टॉप लेवल मैनेजमेंट जो है उसके बेसिस पे डिसाइड कर सकते हैं, प्राइस आपका फिक्स करेगी, आगे का बजट बनाएगी, स्टैंडर्ड कॉस्ट आपकी डिसाइड करेगी। तो ये सब चीज़ें हम यहाँ पर जो वो डिसाइड कर सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं किसके, कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड्स के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं कि हमारे कॉस्ट अकाउंटिंग के कौन कौन से मेथड्स हमारे होते हैं। ठीक है, कौन कौन से मेथड्स होते हैं पहले आप हम यहाँ पर देखते हैं। जॉब कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। जनरली आपके यही होते हैं, इसके अलावा और भी कई सारे होते हैं लेकिन आपके सिलेबस में यही है। ठीक है, तो कई बार ये पूछ लेता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये जॉब कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग, प्रोसेस, ऑपरेटिंग, कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, ये सारे ही आपके कॉस्ट अकाउंटिंग के मेथड हैं। इनमें से कितने पता हैं आपको? 4। कौन कौन से? कॉन्ट्रैक्ट,
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब जॉब कॉस्टिंग बता दीजिए पहले। देखो, आपने कोई काम करवाया, ठीक है, इंडिविजुअल आपने कोई काम करवाया। जॉब का मतलब है कोई स्पेसिफिक वर्क, कोई स्पेसिफिक चीज़ से आपने काम करवाया, उसकी कॉस्ट कितनी आ रही है। मान लो आप गए, आपने बोला कि भैया ये कपड़ा है मेरा, इसका लहंगा बना दो। वो टास्क आपका डिज़ाइन, आपने बोला भैया इसमें गोल्डन लगा देना, इसमें स्टार्स लगा देना, इसमें आर अर्थ मास सब लगा देना इसमें, ठीक है। आपने बोल दिया भैया ये चीज़ चाहिए। अब ज़रूरी नहीं है जो चांद सितारे आप लगवा रहे हो वो दूसरा बंदा भी लगवाएगा। तो ये आप जितना कस्टमाइज करवाओगे उतना ही वो महंगा पड़ेगा, ठीक है। लेकिन ये शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, आपकी रिक्वायरमेंट है, आपके हिसाब से बनाया जाएगा। तो आपने बोला कि भैया मुझे, वैसे तो नॉर्मल हमारे जो फर्नीचर आपने बनवाया, आप नॉर्मल जो होता है वो 6x6 का होता है, आपने बोला भैया 15x19 का बना दो। भैया आपकी रिक्वायरमेंट है, आपने बोला भैया मुझे इतना ही चाहिए, ठीक है, बना देंगे, उसका इतना खर्चा आएगा। तो वो जो आपकी कॉस्ट के हिसाब से जितनी भी चीज़ें आपने वो काम करवाया, जो आपने काम करवाया, दैट इज कॉल्ड जॉब कॉस्टिंग। आपकी जो काम है वो एक जॉब है, उसकी कॉस्ट कितनी आ रही है, उसके लिए बनाया जाएगा, उसकी कॉस्टिंग तैयार करी जाएगी, उसको बोलेंगे जॉब कॉस्टिंग। आप एक मैकेनिक के पास जाते हैं, आपने कार खड़ी कर दी वहाँ पे गैराज में, उनको बोला भैया मेरा ये काम होना है, इसका शीशा चेंज होना है, इसमें ये चीज़ें मेरी चेंज होनी है, ठीक है, ये आपका काम है। अब ज़रूरी नहीं है कि मैं जा रहा हूँ अपनी कार उसी गैराज में खड़ी करने के लिए, आपका काम और मेरा काम अलग अलग मतलब सेम होगा, ज़रूरी नहीं है, अलग अलग भी काम हो सकता है हमारा, ठीक है। आपको कुछ और करवाना है, मुझे कुछ और करवाना है। तो आपका जो काम है वो एक जॉब है, मेरा जो काम है वो दूसरी जॉब है। आपकी कॉस्ट करी जाएगी, कॉस्ट निकाली जाएगी, भाई आपका खर्चा कितना आया, टोटल मिला के आपका खर्चा कितना आया, और आपको पेमेंट बताई जाएगी, भाई आपका पेमेंट इतनी हुई, ठीक है। वो सारा लेबर चार्जेस वगैरह सब मिला के जो है वो अपना जो चीज़ें तैयार करी जाएंगी। तो ये जो है वो जॉब वर्क बेसिस पे हम लोग काम करते हैं। आपको एक जॉब दे दी, एक टास्क दे दिया, उससे रिलेटेड आपको बोला जाएगा कि भाई इतना आपका खर्चा आएगा, ठीक है। आपने कोई बोला कि भैया इतना खर्चा आएगा, वो सब कुछ जोड़ जाड़ के बता देगा कि मैडम आपका 15,000 का 20,000 का खर्चा आएगा। आपने बोला भैया मुझे फेशियल करवाना है या मेकअप करवाना है या मुझे ब्राइडल मतलब जो है ये चीज़ें करवानी है, वो अटरम सटरम लगा लोगे, वो बता देगा मैडम 50,000, ठीक है। तो उसने वो जो काम है वो सिर्फ आपके ऊपर लगेगा, वो सिर्फ आपका है, आपके ऊपर जो भी खर्चा लग रहा है, जो भी लग रही है, एसी अटरम सटरम जो आपका चाय पानी कॉफ़ी वगैरह जो आप पी रहे हो, नींबू पानी शिकंजी वगैरह जो आप पी रहे हो, जो रील्स वगैरह बना रहे हो, सबका खर्चा निकाल लेते हैं, ठीक है। तो उसके लिए कॉस्टिंग तैयार करी जाएगी, उसको हम क्या बोलेंगे, जॉब कॉस्टिंग, ठीक है। हेयर द कॉस्ट इज असाइन टू स्पेसिफिक जॉब और असाइनमेंट एटसेट्रा। जो स्पेसिफिक जॉब है, जो असाइनमेंट है, उसके हिसाब से आप अपनी कॉस्ट तैयार करोगे। आपने बोला भैया मेरे हबी का बर्थडे है, मुझे केक बनाना है, लेकिन दिल आधा होना चाहिए क्योंकि उनका आधा दिल मेरे पास है, ठीक है। तो आपने बोला लेकिन उसमें आपको ये जो चॉकलेट के फ्लेवर है ये चीज़ें होनी चाहिए, वनीला होना चाहिए, ये चीज़ें होनी चाहिए, और मेरी आधे दिल पे फोटो होनी चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आपने बोला भैया इसमें ओरिजिनल वाले फ्लावर लगा देना, मैंने बोला मैडम आप अर्थ बोलोगे मैं अर्थ भी लगा दूंगा इस पर, ठीक है, आप बोलो तो सही, लेकिन इसका खर्चा आपको देना पड़ेगा। उन्होंने बोला ठीक है भैया कोई दिक्कत नहीं, हम दे देंगे पैसा। जो भी आपकी कॉस्ट आ रही है वो आपकी स्पेसिफिक जॉब असाइनमेंट के अकॉर्डिंगली आ रही है, ठीक है। उसका एक असाइनमेंट तैयार किया जाएगा, वो एक पर्टिकुलर टास्क है, वो कस्टमाइज है आपका। जरूरी नहीं है कि मतलब अगला बंदा जो आएगा वो भी बोलेगा भैया आधा दिल दे दो, वो बोलेगा नहीं भैया हमारा आधा नहीं, हमें तो पूरा दिल चाहिए, ठीक है। तो उसके हिसाब से आपने जो जॉब तैयार करी है, जो आपने जो कॉस्टिंग तैयार करी है, दैट इज कॉल्ड जॉब कॉस्टिंग। देर इज नो प्री प्रोडक्शन, आप पहले से तैयार करके नहीं रखोगे, आपको थोड़ी पता कि ये मैडम आएंगी बोलेंगे भैया आधा दिल दे दो, ठीक है। ईच ऑर्डर इज मेड टू द स्पेसिफिकेशन नीडेड, जैसी जिसकी रिक्वायरमेंट है वो वैसा ही बताएगा। अनुष्का का लहंगा एक ही बार बना तो वो दोबारा बनाएगा ही नहीं, अनुष्का सेम लहंगा दोबारा थोड़ी पहनेगी, पागल है वो, ठीक है। तो उसमें जैसी स्पेसिफिकेशन है वो उसके हिसाब से आपका आ जाएगा। आपने बोला भैया आपकी शादी का लहंगा आपके अकॉर्डिंगली ही बनेगा, आपकी जो हाइट है, आपकी जो लेंथ है, वो आपके अकॉर्डिंगली बनेगा। मेरी शादी की शेरवानी की फिटिंग मेरे हिसाब से आएगी, उसमें जो आउटफिट, जो कपड़ा, जो बाकी की चीज़ें लगनी है, ठीक है, वो सब मेरे अपने अकॉर्डिंगली लगेंगे कि मुझे कौन सा कलर, क्या क्या चीज़ें मुझे करनी है, मेरी लेंथ कितनी है, मेरी हाइट और वेट, और इन सब चीज़ों के हिसाब से कितनी एडजस्टमेंट है,
ठीक है, कितना मतलब जो है क्या आपकी लेंथ ब्रेथ वगैरह वो सब चीज़ें आप उसके हिसाब से करोगे. इफ द सिस्टम इज इम्प्लीमेंटेड एक्यूरेटली वी कैन फाइंड द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ईच जॉब. मतलब सब चीज़ें हम काम करेंगे, सब चीज़ों कॉस्ट निकाल के फिर हम बता सकते हैं भैया इतना खर्चा आएगा आपका. एक होता बना बनाया सामान लेना, एक होता बना के आप उसको बोल दो कि भैया मुझे तो बनवानी है. ठीक है, तो वो चीज़ आपकी इसमें आ जाती है. यहाँ पर जो है स्पेसिफिक ऑर्डर के हिसाब से चीज़ें तैयार करी जाती हैं. आपने बोला भैया मुझे ये चीज़ें चाहिए, पिज़्ज़ा है, वो नॉर्मल बेस तैयार कर देगा, जो इंग्रेडिएंट है वो आपको बताने पड़ेंगे. आप उसको बोलो भैया डबल चीज़, पैसे भी डबल, पैसे ट्रिपल, चीज़ डबल, पैसे ट्रिपल. ठीक है, तो वो जो जो इंग्रेडिएंट आप बोलोगे ना उनको वो सारे इंग्रेडिएंट वो डाल देगा. ठीक है, तो वो सारा उसके हिसाब से वो कॉस्टिंग बढ़ा देगा. तो वो जो आपके हिसाब से जो तैयार चीज़ें हो रही है आपके, अब आप बोलोगे कि भैया सर आपका पिज़्ज़ा तो 300 का है, मेरा पिज़्ज़ा 700 का कैसे. अरे भैया आपने उसमें जो है वो अटरम दटरम ये चीज़ें एक्स्ट्रा चीज़, ये डबल और ये सब चीज़ें मिलवाई हैं, उसका सबका खर्चा निकलेगा. ठीक है, तो वो सब चीज़ें इसमें आ जाती हैं आपकी. ठीक है, लेकिन ये जो जॉब होती है ऐसा नहीं है 5-7 साल के लिए चल रही है, वो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होती है. आप अपने आउटफिट सिलवाओगे, ठीक है भाई आपका आउटफिट खत्म, आपकी जॉब खत्म, ठीक है मैडम नमस्ते पेमेंट कर जाओ. ठीक है, बाकी जो चीज़ें हैं वो आपकी खत्म. तो इसमें जो जॉब जो है एक पर्टिकुलर आप जो आपका जो टास्क है वो एक जॉब है, उस जॉब की आप कॉस्टिंग निकालो, उसके हिसाब से आप अपना काम तैयार करो. कस्टमाइज रहता है, स्टैंडर्डाइज चीज़ें नहीं रहेंगी. ठीक है, सिंगल प्रोडक्ट बनेगा, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनेगा, कॉस्ट हाई आएगी. ठीक है, कस्टमाइज चीज़ें बनवाओगे, हाई कॉस्ट आती है. नेक्स्ट आता है बैच कॉस्टिंग. क्या होती है, यहाँ पर क्या रहता है, सिंगल प्रोडक्ट नहीं बनेगा, बैच में प्रोडक्ट बनेगा. 10 पीस, 20 पीस, 50 पीस, 100 पीस, उसके हिसाब से प्रोडक्शन करी जाती है. वो जो 50 पीस होंगे, 10 पीस होंगे, वो सिमिलर होंगे. एक में डिफेक्ट हो गया, सब में डिफेक्ट आएगा. वो एक का प्रोडक्ट जैसा है, जैसे डिजाइन है, वो बाकी चीजों को भी ऐसे ही रहेगा. ठीक है, अब जैसे आप सैंपल वाले जो पीस आते हैं, जैसे कैटालॉग की जो साड़ियाँ आती हैं, वो आपके लिमिटेड पीस ही आते हैं. ठीक है, यहाँ पर जो बैच कॉस्टिंग जो होती है, यहाँ पर आप प्रोड्यूस नहीं करते हो, बट आपकी जो है प्री प्रोड्यूस आपकी होती है. मतलब 10, 15, 20, 40, 50 आइटम, वो आप एक बैच में जितनी भी चीज़ें बनाते हो, तो ये चीज़ आपकी इसमें आ जाती है. जैसे आपने बीच में एक खबर सुनी हो कि जब आईफोन 6 आपका लॉन्च हुआ था, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, एक पर्टिकुलर बैच में टेक्निकल डिफॉल्ट आ गया था, जिसकी वजह से उसके जो फ़ोन थे वो बेंट होने लग गए थे. ठीक है, तो उसमें क्या हुआ कि आईफोन ने बोला कि भाई एक काम करो, एप्पल ने बोला कि भाई इस पर्टिकुलर बैच में कोई दिक्कत आ रही है, तो आप एक काम करो, जिन यूज़र को ये फ़ोन एलोकेट करे गए हैं आप उनसे वापस लिए और उनको उसके बदले में न्यू फ़ोन्स दिए. क्यों, कुछ एक दो फ़ोन में ऐसा डिफ़ॉल्ट आ रहा था कि वो ऑटोमेटिकली बेंट हो रहे थे या उसमें कोई टेक्निकल डिफ़ॉल्ट था. वो एक पर्टिकुलर बैच में ही था, बाकी सब में नहीं था. तो वो उनके पर्टिकुलर बैच या उस सीरीज़ नंबर के जितने भी फ़ोन थे उनको वापस मंगाया गया, उसके बदले में उनको न्यू फ़ोन दिए गए. ठीक है, तो यहाँ पर जो एक बैच में जितने भी चीज़ बनेंगे वो कंटिन्यूस प्रोडक्शन आपके रहेंगे. पहले आप उनकी खपत कीजिए, 50-100 जितने आइटम बना लिए, पहले आप उनकी कंजम्पशन कीजिए. अगर लगता है कि भाई आगे और प्रोडक्शन करनी है तो हम उसके बाद बैच में ही बनाएंगे, सिंगल यूनिट हम नहीं बनाएंगे. ठीक है, 50 पीस बना दिए, 50 पीस आप बेच दो, उसके बाद जैसे रिक्वायरमेंट रहेगी उसके हिसाब से हम आगे बना देंगे. ठीक है, दीज बैचेज मे बी फॉर स्पेसिफिक ऑर्डर और सम प्री डिटरमाइंड क्वांटिटी. मतलब हो सकता है कि आप पहले से ही आपने तैयार कर दिया कि भाई 50, 100, 150, 200, 500, 1000 मतलब पीस हमें बनाने हैं, तो उसके हिसाब से चीज़ें रहेंगी. इन दिस सिस्टम गुड्स आर मोर और लेस यूनिफॉर्म. आपके जो हैं वो सिमिलर प्रोडक्ट आपके रहेंगे. ठीक है, उसमें जो साइज शेप वगैरह जो ऑलमोस्ट आपका सिमिलर रहेगा, एक पर्टिकुलर बैच में जितने भी प्रोडक्ट रहेंगे उनका. ठीक है, उसमें कस्टमाइज वाला जो सिस्टम है वो आपका नहीं रहेगा. कॉस्ट निकालोगे, क्योंकि खर्चा तो आपने सबके लिए करा है, तो जो खर्चा निकालोगे सबका निकालोगे, उसके बाद जितने प्रोडक्शन करें आपने 10, 20, 50, 40 जितनी यूनिट बनी है टोटल उसका खर्चा निकालो. उसके बाद आप उस पर बता दो कि भाई कितना खर्चा आया, तो उसके हिसाब से आप कॉस्ट निकाल लोगे. ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बैच कॉस्टिंग. प्रोसेस कॉस्टिंग क्या होती है, देखो कई बार क्या होता है कि कई बार कुछ प्रोडक्ट हमारे ऐसे होते हैं जो मल्टीपल प्रोसेस से होके जाते हैं. जैसे कोई प्रोडक्ट है, पहले ए प्रोसेस पे काम हुआ, उससे बी पर आया, बी से सी पर, और सी से फिर आपका डी पर आया. ये 4 अलग अलग प्रोसेस है हमारे. ठीक है, ए में आपने रॉ मटेरियल वो निकाला, आपने मटेरियल
आपने लगाया, लेबर लगाई, आपने कॉस्टिंग निकाली, आपने कुछ वेस्टेज आपकी आई, कुछ फिनिश गुड बना। इसका जो फिनिश गुड है वो इसके लिए आपका क्या बन जाएगा, इसके लिए आपका जो है वो रॉ मटेरियल आपका बन जाएगा, फिर उस पर कुछ काम करेगा ये। इसका जो फिनिश गुड है वो इसके लिए इनपुट बन जाएगा, इसका आउटपुट, बी का आउटपुट सी के लिए इनपुट बन जाएगा, फिर उस पर काम करेगा। ठीक है, और इसका जो इन आउटपुट है वो आगे नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर हो जाएगा और डी आपका फिनिश गुड का बन जाएगा। ठीक है, तो इसमें आप क्या करोगे, जब अलग अलग प्रोसेस में जा रहे हो तो सबकी आप अलग अलग प्रोसेस की कॉस्ट निकालोगे कि भाई कितना कितना आपका हुआ, कितने आपको लॉस हो रहा है, कितने आपको प्रॉफिट हो रहा है। तो जब आप इस तरीके से चीज को आप करते हो तो उसको बोलते हैं प्रोसेस कॉस्टिंग। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो मोस्ट पॉपुलर मेथड आपका होता है, जब कंटिन्यूस प्रोडक्शन आप करते हो कि एक प्रोसेस पहले आपके ये काम हुआ तो उसकी कॉस्टिंग निकालो, फिर उसके बाद ये काम हुआ उसकी कॉस्टिंग निकालो, उसके बाद ये काम हुआ, इस प्रोसेस से इस प्रोसेस में नेक्स्ट आगे के जो प्रोसेस रहेंगे वो आपके मूव करते रहेंगे। तो जिस प्रोसेस में हमारी जितनी कॉस्टिंग आ रही है उसके हिसाब से आप अपनी जो कॉस्टिंग है वो अपनी तैयार करोगे, और कॉस्टिंग तैयार करने के बाद जो चीज़ें हैं वो आपकी इसमें रहेंगी। लेकिन इसमें जो प्रोडक्ट बनता है, प्रोसेस में जितना भी प्रोडक्ट बनेगा वो आपका होमोजीनियस बनेगा, सिमिलर आपका रहेगा, होमोजीनियस, और यूजुअली आपका ह्यूज क्वांटिटी में आपका बनता है। ज़्यादा क्वांटिटी में बनना है कि भाई हम इतना सारा प्रोडक्शन भी कर रहे हैं, अब 1-2 किलो थोड़ी बनाएंगे, वो क्विंटल्स में आपका बनता है। ठीक है, सो द मेथड ऑफ प्रोसेस कॉस्टिंग इज यूज टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच यूनिट। उसके हिसाब से हम देख सकते हैं कि भाई कितना कितना हमारा खर्चा आ रहा है, उसके प्रोसेस के हिसाब से, जितना प्रोसेस है उसके हिसाब से हम कॉस्टिंग अपनी तैयार करेंगे। ठीक है, कंटिन्यूस प्रोसेसिंग आपकी रहेगी, एक प्रोसेस के बाद उसका जो एक प्रोसेस का जो आउटपुट है दूसरे का इनपुट बन जाएगा। ठीक है, और लास्ट वाले जो है वो आपका फिनिश गुड जो है लास्ट में आपका वो रहेगा। जितने भी आपकी शुगर है, ईडेबल ऑयल है, आपके केमिकल है, सॉल्ट वगैरह हैं, ये सब आपके इसी प्रोसेस से बनते हैं। जैसे आपका जो पेपर है वो भी आपका इसी प्रोसेस से बनेगा, आपकी सीमेंट वगैरह है वो भी आपकी इसी प्रोसेस से बनती है। ठीक है, उसको रिफाइन मतलब जो है फर्दर प्रोसेस में उसको रिफाइन किया जाता है। तो उसमें पहले एक प्रोसेस है, फिर दूसरा प्रोसेस शुगर है, आप पहले जो शुगर केन है उसको उसका रस निकालो पहले आप, फिर उसको आप गर्म करो, गर्म करने के बाद उसमें केमिकल्स वगैरह ये सब चीज़ें आप लगाओ। तो उसमें अलग अलग प्रोसेस होते हैं, सबका अलग अलग काम रहता है, तो उसमें आप किस तरीके से चीज़ों को करोगे वो सारी चीज़ें आपके इसमें आ जाती हैं। नेक्स्ट है आपका ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग को हम जो है सर्विस कॉस्टिंग भी कह देते हैं। तो मतलब इसमें हम जो है वो सर्विस जो है हम प्रोवाइड जो हम कर रहे हैं उसकी हमारी कॉस्टिंग कितनी आ रही है। ठीक है, अब जैसे बस है उसका हमारा खर्चा कितना आ रहा है, हॉस्पिटल है वो आपको सर्विसेज आपको दे रहा है तो उसमें कितना कितना खर्चा आ रहा है, तो उसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। ठीक है, अब जैसे बस का हमने खर्चा निकाला पर किलोमीटर के हिसाब से, भाई 2 रुपये या 3 रुपये किलोमीटर के हिसाब से हमारा खर्चा आ रहा है। हॉस्पिटल में जो बेड मिलता है आपको कैसे मिलेगा, पर बेड, पर नाइट। ऐसे ही होटल में भी मिलता है। ठीक है, रूम का और पर डे मतलब डे और नाइट का पंगा होता है उसमें। ठीक है, 3 डेज़ के लिए चाहिए, 4 डेज़ के लिए चाहिए, 5 नाइट के लिए चाहिए, मतलब उसमें आपका रहता है चेक इन चेक आउट वगैरह का। ठीक है, तो उसमें ये जो चीज़ें हैं आपका जो सर्विसेज वगैरह हैं किस तरीके से हम दे रहे हैं उसका सबका खर्चा, मतलब आपने ये बोला कि भाई इतनी चीज़ें हैं तो उसमें वो सब चीज़ें आपकी इंक्लूड कर लेगा। मान लो आपने बताया भाई 4000 का रूम है आपका, तो 4000 में उनको क्या क्या चीज़ें हैं आपके, वो सब चीज़ें वो इंक्लूड कर लेंगे इसमें। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली एक ऐसा काम होता है जो 1 साल में कंप्लीट नहीं होगा, जो कंटिन्यूस चलता रहेगा, 2-4 साल में कंप्लीट होगा, लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए आपका चलेगा। लेकिन कॉस्टिंग तो आपको जो है वो ईयरली आपको निकालनी पड़ेगी। तो कॉन्ट्रैक्ट हमारी एक ऐसी चीज़ हो गई कि मतलब जहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्ट आपका बनेगा, एक एग्रीमेंट आपका होगा कि भाई हम आपको ये चीज़ें ऐसी चीज़ें आपको बनानी है, तो उसका एक कॉन्ट्रैक्ट रहेगा आपका कि भाई इतनी इतनी तरीके से ये चीज़ें आपको बना के देनी है, हम आपको नक्शा बना के देंगे, हम आपको आर्किटेक्चर वगैरह का सारा काम करके देंगे, आपको उस तरीके से जो चीज़ें हैं वो आपको बना के देनी है। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन के जितने भी काम होते हैं आपके स्पेसिफिक कस्टमर के हिसाब से आप अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन करोगे उसकी टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से। ठीक है भाई, आपने बताया कि भाई मुझे ये ऐसा घर बनवाना है, ऐसा इंटीरियर करवाना है, तो भाई कॉन्ट्रैक्ट है हमारा। अब वो मैं कितने दिन में तैयार करता हूँ वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। घर बनवाना है, ब्रिज बनवाना है, रोड बनवाना है, डैम बनवाना है, तो इसमें कॉन्ट्रैक्ट हमारे चलते रहते हैं। सड़क बनवानी है हमारी, तो वो सारा रोड वगैरह का जो काम है वो सारा हमारा इसमें आ जाता है। ठीक है, ब्रिज, डैम, हाईवे वगैरह बनवाने, कॉम्प्लेक्स आपके प्रोजेक्ट जितने भी होते हैं वो सब आपके कॉन्ट्रैक्ट्स पे जाते हैं। ठीक है,
तो इसमें आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो बेसिकली लंबे टाइम के लिए चलता है। देखो जॉब कॉस्टिंग और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग ऑलमोस्ट आपकी सिमिलर है, लेकिन जॉब कॉस्टिंग में आपका क्या रहता है, वो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए रहती है, और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग आपके लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए रहती है। मतलब 5 साल का प्रोजेक्ट चलेगा, लेकिन प्रॉफिट तो आपको हर साल कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हर साल मतलब आपने 1 साल के एंड में आपका कितना प्रॉफिट, मतलब जो है कितना आपने काम कंप्लीट कर दिया, ये आप देखोगे। मान लो 5 साल का प्रोजेक्ट है आपका, ठीक है। फर्स्ट ईयर में आपका 20% आपका जो है वो प्रोजेक्ट आपका हो जाना चाहिए, सेकेंड ईयर में 40%, थर्ड ईयर में 60, फोर्थ ईयर में 80, और फिफ्थ ईयर में 100। जैसे जैसे आपका काम सर्टिफाइड होता जाएगा उसके हिसाब से आपकी कॉस्ट निकलती जाएगी, पैसा आपको मिलता जाएगा। पैसा आपको कभी भी इतना पैसा एडवांस में आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। जैसे आपकी कॉस्टिंग आ रही है वो सारी चीज़ें पहले से बता दी जाती है कि ये प्रोजेक्ट हमारा इतने का है, 50 करोड़ का, 100 करोड़ का, इतने का। जितना जितना काम करते जाओगे उसके हिसाब से पेमेंट मिलती जाएगी आपको। इंजीनियर सर्टिफाइड कर देंगे, हाँ भाई काम ओके है, इतना परसेंट काम हो गया, 20%, 10%, 15%, उतने हिसाब से पेमेंट मिल जाएगी आपको, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी इसमें आ जाती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कॉस्ट की क्लासिफिकेशन, ठीक है। यहाँ पर जो है कॉस्ट को अगर हम बात करें, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट और मिक्स कॉस्ट यानी सेमी वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट क्या रहती है, जो हमारी फिक्स रहती है, ठीक है। उसमें आपका जो चीज़ें हैं वो क्या रहेंगी, फिक्स रहेंगी, ठीक है। वो आपका लेवल ऑफ आउटपुट से इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो चीज़ें हमारी जैसी हैं वो वैसी ही रहेंगी, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, फिक्स कॉस्ट बोलते हैं। वेरिएबल कॉस्ट क्या रहती है, जो प्रोडक्शन के साथ साथ आपकी जो वेरी करेगी विद द लेवल ऑफ आउटपुट, मतलब जैसे जैसे आउटपुट आपका बढ़ेगा तो उसके हिसाब से चीज़ें आपकी बढ़ेंगी। सेमी वेरिएबल क्या होती है, जो कॉम्बिनेशन रहती है, मतलब कुछ हद तक तो आपकी फिक्स रहेंगी, वो आपकी इंक्रीज होने लग जाती है, ठीक है। फिक्स वाली फिक्स रहती है, वेरिएबल वाली वो रहती है। जैसे आप जैसे ऑटो हम हायर करते हैं, तो ऑटो वाला बोलेगा भैया मैडम 30 रुपीज़ तो आपका फिक्स है, पर किलोमीटर आपका 5 रुपीज़ या 10 रुपीज़ आपका जो पर किलोमीटर के हिसाब से बढ़ता जाएगा, ठीक है। 30 रुपीज़ तो मीटर डाउन करने के ही आपके ले लेंगे, चाहे आप 2 कदम पे सो जाओ, ठीक है। तो ऐसे ही आपका देखो, ऐसे ही इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल आता है उसमें क्या रहता है, मीटर चार्ज वो फिक्स है आपका, चाहे लाइट चले चाहे मत चलो, उसमें आपका वो चार्ज आपका उतना आता ही आता है, ठीक है। तो वो चीज़ आपका आएगा आएगा, वो आपका फिक्स है। उसके बाद जितना इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करोगे उसके यूनिट के हिसाब से आपका बिल आएगा। तो जो आपका फिक्स रहा वो आपका फिक्स, और जो आपका जितना आपने यूज़ करा वो आपका उससे आ गया। सेमी वेरिएबल जिसमें दोनों चीज़ आती है, फिक्स भी आता है, वेरिएबल भी आता है, ठीक है। एक ट्रेसेबिलिटी के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू द ट्रेसेबिलिटी अगर हम देखें डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है और इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है। डायरेक्ट कॉस्ट का मतलब वो कॉस्ट होती है जो हम डायरेक्टली किसी एक पर्टिकुलर चीज़ पे हम एसोसिएट कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लो एक टीचर एक स्टूडेंट को पढ़ा रहा है, ठीक है, तो उस टीचर का जो खर्चा है वो उस स्टूडेंट की फीस से चार्ज किया जाएगा, ठीक है। एक पर्टिकुलर पर्सन को चार्ज कर रहा है तो उसका खर्चा जो उससे चार्ज किया जाएगा। अब मान लो मैं 50 बच्चों को पढ़ा रहा हूँ या मैं 100 बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, तो मेरा खर्चा किसी एक पर्टिकुलर स्टूडेंट से नहीं लिया जा सकता, वो सबसे जो वो चार्ज किया जाएगा, तो वो आपकी क्या हो गई, इनडायरेक्ट कॉस्ट। अब जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ये आपकी चेयर है, चेयर में जो इसकी प्लास्टिक लगी है वो इस पर्टिकुलर यूनिट के लिए ही लगी है, इसमें जो कपड़ा यूज़ हुआ वो इसी इसी चीज़ के लिए यूज़ हुआ। तो जो उस जिसकी कॉस्ट हम एक पर्टिकुलर यूनिट से चार्ज कर सकते हैं दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट कॉस्ट, और जिसकी हम पर्टिकुलर यूनिट से चार्ज नहीं कर सकते उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट कॉस्ट। मान लो पेंट का डब्बा लाए, आपने 10 चेयर पेंट कर दी, तो पेंट मान लो आपका 500 रुपीज़ का आया, तो 500 से आपने 10 वो चार्ज वो करी है, तो आप ये नहीं कह सकते कि इस पेंट को हम सिर्फ इससे चार्ज कर लेंगे, उसका जो खर्चा है वो सब पे डिवाइड किया जाएगा। 500 डिवाइड बाय 10, तो 50 पर चेयर, तो इतना आपका पेंट का खर्चा हो गया, ठीक है। जिसको हम डायरेक्टली चार्ज नहीं कर सकते वो आपकी क्या बन जाती है, इनडायरेक्ट कॉस्ट बन जाती है, और जिसको हम डायरेक्टली चार्ज कर सकते हैं वो आपकी क्या बन जाएगी, डायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट में आपके डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, ठीक है। मटेरियल क्या होता है, कोई भी हम रॉ मटेरियल वगैरह कोई भी है मटेरियल जिस जो आपका रॉ फॉर्म में है या जिस पे आपका काम किया जाएगा, ठीक है। जैसे आपको चेयर मतलब बनानी है या आपको टेबल बनानी है, तो टेबल जो आप बनाओगे उसमें जो भी आप यूज़ कर रहे हो, मतलब वुड जो आप यूज़ कर रहे हो वो आपके लिए क्या है, मटेरियल है,
ठीक है। तो वो मटेरियल आपका डायरेक्ट उसमें आ जाएगा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों हो सकता है। जो डायरेक्टली अगर उसकी कॉस्ट आप डायरेक्टली निकाल सकते हो, डायरेक्टली उससे चार्ज कर सकते हो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से, तो वो आपके ये डायरेक्ट कॉस्ट हो जाएगी। अब जैसे मान लो फेविकॉल लेकर आए, मटेरियल तो वो भी है, फेविकॉल से आपने 10 चेयर पेस्ट करी है, तो उसका जो खर्चा है वो सब पे डिवाइड किया जाएगा। लेबर है, ऐसे लेबर का सिस्टम है। लेबर अगर आपके एक पर्टिकुलर यूनिट के लिए लगी है तो उसका डायरेक्ट लेबर, अगर वो 10 चीज़ों को देख रही है तो वो आपके इनडायरेक्ट लेबर। ऐसे ही आपके एक्सपेंसेस, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड और ये कॉस्ट आपकी जो चीज़ें हैं ये आपकी इसमें आ जाएंगी। ठीक है। ऐसे ही आपकी प्रोडक्ट कॉस्ट, पीरियड कॉस्ट, संक कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट और आपकी आपकी इंक्रीमेंटल कॉस्ट, ये सब चीज़ें आपकी अदर कॉस्ट है। ठीक है, लेकिन आपको इन सब चीज़ों पे नहीं जाना है, हमें हमारा जो मेन फोकस है वो इन चीज़ों पे है। ठीक है, तो इन चीज़ों का आगे यूज़ होने वाला है। ये चीज़ें मैं पढ़ाऊंगा आपको इकोनॉमिक्स में, क्योंकि इकोनॉमिक्स में भी कॉस्ट आएगी ना आपकी, तो वहाँ पर भी ये चीज़ें आती हैं आपकी। ठीक है। तो अगर हम ट्रेसेबिलिटी के बेसिस पे देखें तो हमारी दो तरह की कॉस्ट आती है। कौन कौन सी? एक आपकी डायरेक्ट कॉस्ट आती है, एक आपकी इनडायरेक्ट कॉस्ट आती है। डायरेक्ट कॉस्ट का मतलब किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक यूनिट से हम चार्ज कर सकते हैं, तो दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट कॉस्ट। अगर हम उससे डायरेक्टली चार्ज नहीं कर सकते तो उसको हम क्या बोल देंगे? इनडायरेक्ट कॉस्ट। ठीक है। जैसे आपका ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव का जो खर्चा है वो आप डायरेक्टली किसी एक उससे चार्ज नहीं कर सकते। सैलरी एंड एडमिनिस्ट्रेशन है, वो आप एक पर्टिकुलर यूनिट से चार्ज नहीं कर सकते। ठीक है। आप सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन है आपका, वो एक पर्टिकुलर यूनिट से चार्ज नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये सारा आपका जो वो इसमें आ जाएगा। डायरेक्टली अगर कोई खर्चा हुआ है तो आप उससे डायरेक्टली जो चार्ज कर सकते हो। तो मतलब जो प्रोडक्ट, जो मटेरियल, जो लेबर आपकी डायरेक्टली इन्वॉल्व हुई है उस पर्टिकुलर चीज़ में, तो उसको हम क्या बोलेंगे? डायरेक्ट कॉस्ट। अदरवाइज वो आपकी किस में आ जाएगी? इनडायरेक्ट कॉस्ट में आ जाएगी। ठीक है। ऐसे ही आपका डायरेक्ट कॉस्ट में आपका डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट ओवरहेड, और ऐसे ही आपका इनडायरेक्ट उसमें आपका इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट, ये चीज़ें आपकी इसमें आ जाएंगी। ठीक है। नेचर के हिसाब से अगर हम इसको क्लासीफाई करें तो उसमें तीन ही हमारे चीज़ें आती हैं। मतलब मेजर जो खर्चे होते हैं या तो मटेरियल के रहते हैं, या लेबर के रहते हैं, या एक्सपेंसेस के रहते हैं। मटेरियल मतलब कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसा मटेरियल जो हमारा प्रोडक्शन में यूज़ होगा गुड्स को बनाने के लिए, तो उसको हम क्या बोलेंगे? मटेरियल हम बोल देते हैं। जो आपका स्पेयर पार्ट, पैकेजिंग वगैरह उन सब चीज़ों के लिए यूज़ हो रहा है वो सब हमारा मटेरियल है। ठीक है। तो लेबर, वो पर्सन जो आपकी काम करेगी, कन्वर्ट करेगी आपके मटेरियल को फिनिश गुड में। ठीक है। तो इसमें आपकी जो लेबर है वो आपकी सैलरी, वेजेस और आपके परमानेंट, टेम्परेरी वगैरह ये सब चीज़ें आपकी हो सकती हैं। तो लेबर भी आपकी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आपकी हो सकती है। जो डायरेक्टली किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट में ही एंगेज है तो वो डायरेक्ट लेबर, और जो कई सारी चीज़ों को देख रही है वो इनडायरेक्ट लेबर। मैनेजर की सैलरी किसी एक पर्टिकुलर उससे चार्ज नहीं कर सकते, क्योंकि मैनेजर तो सबके लिए है, तो वो आपका जो इनडायरेक्ट। ठीक है। ऐसे ही आपके एक्सपेंसेस, बाकी जो एक्सपेंसेस हम उसमें कर रहे हैं, सेलिंग या डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह, जो हम बाकी चीज़ें हम कर रहे हैं, एफर्ट्स वगैरह जो हम कर रहे हैं, तो वो आपको एक यूनिट के लिए थोड़ी कर रहे हैं। मान लो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन हमने करा, किसी एक पर्टिकुलर यूनिट के लिए थोड़ी करा हमने, तो मान लो 1000 यूनिट बेची है, या 10,000 यूनिट बेची है, 50,000 यूनिट्स बेची है, तो उन सब का खर्चा उन सब से निकाला जाएगा। ठीक है। तो ये चीज़ आपकी इसमें आ जाएंगी। नेक्स्ट आता है आपका कॉस्ट शीट। क्या होती है कॉस्ट शीट? प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है। कॉस्ट शीट मतलब जैसे हमारी बैलेंस शीट होती है, ऐसी हमारी कॉस्ट शीट एक स्टेटमेंट होती है जो कि हमारी क्या बताती है? रिप्रेजेंट करती है कि हमारी कौन कौन सी कॉस्ट आई है, किस किस पे हमारा कितना कितना खर्चा आया, उसके कॉस्ट की क्या क्या स्टेजेस हैं। तो ये स्टेजेस ऑफ कॉस्ट को हमारा बताता है कि भाई मटेरियल का कितना है, लेबर का कितना है, ओवरहेड का कितना है, इसका कितना, उसका कितना है। वो सारी चीज़ें हमारी यहाँ पर बताएगा। इसके साथ साथ मतलब ये जो है वो हमारी ये बताती है कि टोटल कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग हमारी कितनी आ रही है, और हमारा पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए कितनी कॉस्ट हमारी आ रही है, और हमारा प्रॉफिट कितना है। कॉस्ट को आप ऐड करो, ठीक है, प्लस आपका प्रॉफिट, उसको आप सेलिंग प्राइस आपका हो जाएगा। ये चीज़ आपको नहीं पता होती है, ये चीज़ आपको पता होती है, तो इसको क्या करो? सेलिंग प्राइस में से क्या माइनस कर दो? कॉस्ट माइनस कर दो, आपका प्रॉफिट निकल आएगा। है ना? तो ये चीज़ें हमारी इसमें आ जाती हैं।
तो कॉस्ट शीट बेसिकली क्या होगा कि एक ऐसी स्टेटमेंट होगी जो हमारी ये बताएगी कि वेरियस कंपोनेंट ऑफ टोटल कॉस्ट हमारी क्या है, मतलब कितना मटेरियल है, कितना लेबर है, कितना ओवरहेड है, कितना एक्सपेंसेस है, वो सारी चीज़ें आपकी इसमें आ जाती हैं। तो उसको हम बोल देते हैं कॉस्ट शीट। ठीक है, ये हमारी कंपैरिजन करने में यूज़ करी जाती है कि भाई आपके इस पर्टिकुलर यूनिट के लिए हमारी इतनी कॉस्ट आ रही है, इसके लिए हमारा इतना खर्चा आ रहा है। तो वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो है ये चीज़ मैं आपको बता दिया कि भाई कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। तो ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो कि हमारा ये बताया जाता है कि भाई हमने कितनी कितनी कॉस्ट अब तक हम इनकट कर चुके हैं इस पर, और हमारा कितना खर्चा आया है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोल देंगे, कॉस्ट शीट बोल देते हैं। क्यों बनाते हैं, टोटल कॉस्ट और कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए। टोटल कॉस्ट कितनी आ रही, कॉस्ट पर यूनिट हम कैसे निकालेंगे। मान लो टोटल कॉस्ट आ रही है आपके 5 लाख, यूनिट बनाई हमने 1 लाख, 5 लाख डिवाइड बाई 1 लाख, 5 5 पर यूनिट हमारी कॉस्ट आ रही है। इट हेल्प द मैनेजमेंट टू फिक्स अप द सेलिंग प्राइस ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट पर यूनिट। मतलब मैनेजमेंट, मतलब इसके बेसिस पे मैनेजमेंट ये डिसाइड कर सकते हैं कि भाई हम आगे फ्यूचर में क्या डिसाइड करने वाले हैं। ये आगे का देखो भाई क्या क्या चीज़ें इसमें रहने वाली हैं, तो उसके हिसाब से हम डिसाइड कर सकते हैं कि भाई आगे आगे हम जो है वो किसके हिसाब से आपके जो प्रॉफिट आपका क्या रहेगा, और कितना सेलिंग प्राइस आप डिसाइड करोगे, इतनी हमारी कॉस्ट आ रही है, इतना हमारा प्रॉफिट रहने वाला है। तो वो सब चीज़ हम यहाँ पे डिसाइड करेंगे। मैनेजमेंट जो है अपनी करंट कॉस्ट को देख लेती है कि भाई हमारी करंट कॉस्ट कितनी आ रही है, एग्जिस्टिंग कॉस्ट कितनी आ रही थी, पहले हमारी इतनी आ रही थी, अब हमारी इतनी आ रही है, इतनी बड़ी तो क्यों बड़ी, क्या क्या चीज़ें हमारी इसमें किस किस चीज़ को हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें हमारी यहाँ पर आ जाती है। आफ्टर प्रॉपर कंपेरिजन मैनेजमेंट कैन टेक डिसाइड करेक्टिव मेजर। मतलब मैनेजमेंट ये डिसाइड कर सकते हैं भाई ये कॉस्ट आपकी फालतू आई है, इस कॉस्ट को हम हटा सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ें आपकी जो जिसको आप एलिमिनेट कर सकते हो, ताकि मैनेजमेंट फोकस कर सकती है कि भाई इतना खर्चा हमारा रॉ मटेरियल पे हमारा इतना खर्चा आ रहा है, लेबर पे हमारा इतना खर्चा आ रहा है, एक्सपेंसेस पे हमारा इतना खर्चा आ रहा है, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव का हमारा इतना खर्चा आ रहा है। तो मैनेजमेंट डिसाइड कर सकते हैं कि भाई कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, इट हेल्प द मैनेजमेंट वाइल फॉर्मुलेटिंग द सूटेबल प्रोडक्शन पॉलिसी। प्रोडक्शन पॉलिसी बनाने में हमारी हेल्प करेगा। कैसे, प्रोडक्शन पॉलिसी मतलब प्रोडक्शन हमें थ्रू आउट द ईयर करनी है या पर्टिकुलर मंथ में करेंगे हम। थ्रू आउट द ईयर हम प्रोडक्शन करते रहेंगे तो हमारा पैसा कहाँ से आएगा। ये भी प्रोडक्शन पॉलिसी हमारी ये कहती है कि भाई हम जो है प्रोडक्शन कैसे करेंगे। कोल्ड ड्रिंक है, उसकी प्रोडक्शन में थ्रू आउट द ईयर करनी पड़ेगी, बट एक पर्टिकुलर मंथ में हमें जो वो ज़्यादा करनी पड़ेगी। जैसे फेब्रुवरी मार्च अप्रैल वगैरह इन सब सीज़न में हमारी ज़्यादा रहती है कंजम्पशन। आइसक्रीम है, इस टाइम पे प्रोडक्शन हम थोड़ा सा कम कर देंगे, बाकी जो उसमें है उसमें हम ज़्यादा करेंगे। इस टाइम पे बाकी चीज़ों की डिमांड आपकी बढ़ जाएगी, जैसे जो ऊनी कपड़े वगैरह जो हैं, ये सब चीज़ों इन सब चीज़ों की शॉल स्वेटर, इन सब चीज़ों की डिमांड आपकी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो हम प्रोडक्शन कैसे, जैसे अम्ब्रेला है, अम्ब्रेला की जो डिमांड है वो हमेशा रहती है। ठीक है, मानसून वगैरह में आपकी ज़्यादा रहेगी, जैसे गर्मी है तो उसमें लोग शेड से बचने के लिए वो करेंगे, मतलब सनलाइट से प्रोटेक्ट करने के लिए। बरसात में लोग उससे रेन से प्रोटेक्ट करने के लिए करते हैं, सर्दियों में तो खैर निकलते ही नहीं है। ठीक है, तो मैनेजमेंट कह सकती है कि भैया हम लोग जो है जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल इन महीने प्रोडक्शन करेंगे, बाकी पहले आप इनको बेच लो, अगर ज़रूरत लगती है तो हम आगे प्रोडक्शन करेंगे, अदरवाइज हम नहीं करेंगे। कार है, कार की डिमांड तो हमेशा रहती है आपकी, लेकिन फेस्टिव सीज़न पे ज़्यादा हो जाती है। लोगों को लगता है कि भाई खरीद लो। ठीक है, नवराते आए तो लोग सोचते हैं कि भैया कार खरीदो, तो मुहूर्त काइंड ऑफ। अभी देखना दिवाली पे आपका आएगा इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, चलो भैया। ठीक है, धनतेरस वाले दिन मतलब जो आपके बर्तन वगैरह और ये जो चीज़ें हैं ज्वेलरी वगैरह, इन सब का वो रहेगा, क्रेज़ आपका रहेगा। ठीक है, तो हमारे यहाँ ये सब चीज़ें हैं, रिचुअल्स हमारे यहाँ हैं, तो इन सब चीज़ों पे हम लोग यहाँ पे फोकस करते हैं। ठीक है, मैनेजमेंट जो है उसके हिसाब से पॉलिसी बना सकते हैं कि भाई क्या क्या चीज़ें करेंगे। अभी तुमने कन्या पूजन वगैरह में देखा, ये जो बाकी की जो चीज़ें हैं, मतलब ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों का वो रहता है।
कोरोना वाले टाइम पे आपने देखा कि भाई आप जो मास्क और इन सब चीज़ों की प्रोडक्शन बढ़ा दो, उसमें खपत ज़्यादा हो रही थी, सैनिटाइज़र, मास्क और ये तुम्हारा ये जो है इम्यूनिटी बूस्टर के नाम पे आप चाहे गोबर भेज दो लोगों को, सब खाने के लिए लोग तैयार हो गए थे। ठीक है, कि अगर कोई ये बता देना कि गोबर खाने से इम्यूनिटी बूस्ट हो रही, तो लोग वो भी मतलब तैयार हो रहे थे, क्योंकि वो सिचुएशन ऐसी थी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या है कि जो है इसमें प्राइस कोटेशन और टेंडर्स वगैरह में यहाँ पे मैनेजमेंट डिसाइड करेगी। मैनेजमेंट ये देख लेती है भाई टेंडर कितने पे देना है, भाई हम किसी को वो देंगे टेंडर देंगे तो हम कितने पे देंगे, कोटेशन वगैरह सेट करेगी, तो कॉस्ट शीट के अकॉर्डिंग सेट करती है। गवर्नमेंट लाइसेंस लेती है ना आपका, तो गवर्नमेंट लाइसेंस देगी आपको। जैसे गवर्नमेंट से हमने टेंडर लिया, गवर्नमेंट को क्या फ़ायदा होता, गवर्नमेंट खुद काम ना करके दूसरे लोगों से काम करवाती है। भाई गवर्नमेंट खुद काम करवाएगी तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के हिसाब से सैलरी देनी पड़ेगी। अब मैंने क्या करा भाई, अपना खर्चा बचा के प्राइवेट उसमें टेंडर दे दिया। भाई मैं अपने एम्प्लॉय को सैलरी दे रहा था 70,000 के हिसाब से, मैं अपना वो दे रहा था सैलरी। मेरे 50 एम्प्लॉय लगे हुए हैं, तो मेरी इतनी मान लो मेरा जो खर्चा आ रहा है। अब वही मैंने इनको बोला, मैं क्या एक काम करो भैया 10 लाख का टेंडर ले लो या 5 लाख का टेंडर ले लो। अब आप आगे देते हो नहीं देते हो मुझे तो कोई मतलब नहीं है, भाई मेरा काम होना चाहिए। तो भी मैंने अपनी कॉस्ट बचा ली। ठीक है, तो इसमें गवर्नमेंट ने भी अपना बचा लिया और आपका भी अपना हो गया। ठीक है, अब आप इसमें से बचाओगे। ठीक है भाई, हम 10 लाख रुपए उसको दे रहे हो तो मैं भी तो उस पर कुछ ना कुछ काम करवाऊंगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपकी उस पर रहती है। देखिए, ये हमारा जो है एक फॉर्मेट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मेट है आपका। सबसे पहले आप मटेरियल का देखोगे, आप ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, अगर कैरेज इनवर्ड वगैरह कोई है तो आप इसको वो कर दोगे। ठीक है, और इसमें से अगर कोई रिटर्न वगैरह आपका हुआ है कोई, तो आप इसमें से माइनस कर दोगे। तो अगर रॉ मटेरियल कंज्यूम आपको डायरेक्टली नहीं दिया है तो आप ऐसे निकालोगे, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अगर आपने कोई रिटर्न करा है तो वो आपका उसमें आ जाएगा। जैसे मान लो 100 का खरीदा, 50 रिटर्न करी, तो 50 ही तो बचे आपके पास, तो वो चीज़ आपकी इसमें आ जाएगी। ऐसे ही आपकी डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो ये सब चीज़ आपकी इसमें आ जाएंगी। ठीक है, इससे आपने निकाला क्या, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम, लेबर एक्सपेंसेस, इन सब चीज़ों को आपने ऐड कर दिया तो आपकी क्या आ गई, प्राइम कॉस्ट आ गई। तो प्राइम कॉस्ट का मतलब क्या हो गया, जितनी भी डायरेक्ट, प्राइम कॉस्ट का मतलब क्या हो गया, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में आप ऐड कर दो फैक्ट्री के खर्चे, फैक्ट्री कॉस्ट ऐड कर दो। ठीक है, तो फैक्ट्री के जितने भी एक्सपेंसेस है उन सबको आप ऐड कर दो, और ओपनिंग स्टॉक और वर्क इन प्रोग्रेस ऐड कर दो, और क्लोजिंग स्टॉक अगर आपका वर्क इन प्रोग्रेस रह जाता है तो उसको आप माइनस कर दो। ओपनिंग ऐड कर दो और वर्क इन प्रोग्रेस क्लोजिंग जो है उसको माइनस कर दो, ताकि आपको ये पता चल जाएगा कि भाई आपकी जो फैक्ट्री कॉस्ट है वो कितनी आ रही है। फैक्ट्री और वर्क कॉस्ट आपकी एक ही होती है, मतलब फैक्ट्री से रिलेटेड जो भी खर्चा है वो आपका इसमें आ जाएगा। और जो भी आपका वर्क इन प्रोग्रेस का कोई सामान रह गया है प्लस माइनस का, तो वो आप इसमें से प्लस माइनस कर दोगे, ताकि आपको एंड में ये पता चल जाए भाई आपका नेट इतना खर्चा है। ठीक है, तो प्राइम कॉस्ट में हमने फैक्ट्री एक्सपेंसेस आपके, फैक्ट्री एक्सपेंसेस आपने ऐड कर दिए तो आपकी फैक्ट्री कॉस्ट आ गई, सामान बन गया आपका। ठीक है, अब इसमें आप ऐड करो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव का जितना भी खर्चा आ रहा है आपका वो सब आप ऐड कर दो। ये फैक्ट्री तक का था, ये फैक्ट्री से अब निकल गया। फैक्ट्री के बाद जो ऑफिस वगैरह का जो खर्चा हो रहा है ये आपका इसमें आ जाएगा। ठीक है, ये वाला खर्चा भी इनडायरेक्ट है, ये भी इनडायरेक्ट है, ये किसी एक यूनिट के लिए थोड़ी हो रहा है, सबके लिए हो रहा है। ठीक है, लेकिन ये मटेरियल वगैरह जो है, ये मटेरियल लेबर एक्सपेंसेस ये पर्टिकुलर यूनिट के लिए हो रहे हैं। ठीक है, तो इसमें आपने ऐड कर दिए ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव। अब आपका आ गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कई बार ये पूछ लेता कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे आती है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगी फैक्ट्री कॉस्ट में आप ऐड कर दो क्या, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव। कई बार आपसे पूछता फैक्ट्री कॉस्ट कैसे आएगी, प्राइम कॉस्ट में आप फैक्ट्री के जो एक्सपेंसेस हैं वो आप ऐड कर दो। ठीक है, इसके बाद आपका वर्क इन प्रोग्रेस आपने यहाँ एडजस्टमेंट कर ली, बचा क्या आपका फिनिश गुड। तो आप फिनिश गुड की मतलब ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक का आप फिनिश गुड अगर आपका कोई बचा है तो वो आप एडजस्टमेंट आप यहाँ पे कर लोगे अगर बचता है तो।
अगर नहीं बचता है तो इसी को हम क्या बोल देंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, इसमें आप ऐड कर दो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, ये भी आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। पहले आपने ऑफिस के जोड़े, ऑफिस के बाद आपका सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन आपने ऐड कर लिए। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स या टोटल कॉस्ट, सब कुछ मिला के आपका जो खर्चा जो है वो कितना आ रहा है। वैसे यहाँ पर जो है वो हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। ठीक है, ये चीज़ आपकी आ गई। इसमें से आप अपना प्रॉफिट मार्जिन जो वो ऐड कर लो तो आपका सेल आ जाएगा। अगर सेल दे रखा है तो इसमें से आप जो है वो माइनस कर दो तो आप अपना जो है वो इसमें से ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपना जो कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ पर ये चीज़ कैलकुलेट करने के लिए आपके नहीं आएगी, लेकिन आपको ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं इसको हमें बताना है। जैसे प्राइम कॉस्ट आ गया, प्राइम कॉस्ट इज अ सम ऑफ, ठीक है, डायरेक्ट प्लस इनडायरेक्ट, ऑल डायरेक्ट कॉस्ट, ऑल इनडायरेक्ट कॉस्ट, ये चीज़ आपकी आती है। जितने भी इनडायरेक्ट कॉस्ट आपकी होती है, चाहे वो इनडायरेक्ट मटेरियल हो, इनडायरेक्ट लेबर हो, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो, वो आपके उन सबको हम बोलते हैं ओवरहेड, उन सबको हम बोलते हैं ओवरहेड। ठीक है, तो ये चीज़ आपकी इसमें आ जाती है। डायरेक्ट वाली को बोलते हैं प्राइम कॉस्ट और इनडायरेक्ट वाली को हम बोलते हैं ओवरहेड। जैसे ये इसने एक एग्जाम्पल आपका दिया हुआ है, इसने क्या बोला, प्रिपेयर अ कॉस्ट शीट ऑफ फर्नीचर फाइनेंशियल ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019, टेक द फॉलोइंग फिगर। इसमें डायरेक्ट मटेरियल इतना, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, डायरेक्ट वेजेस, एक्सपेंसेस, फैक्ट्री ओवरहेड, 100% ऑफ डायरेक्ट वेजेस जितने हैं उतने ही आपके फैक्ट्री ओवरहेड है, ये आपने दे दिया। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव 20% ऑफ द वर्क कॉस्ट। ठीक है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन इतना, कॉस्ट ऑफ ओपनिंग फिनिश गुड इतना, आपका इतना दे दिया, और प्रॉफिट ऑन कॉस्ट 20%। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ दे रखी है, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम आपका दे रखा, ओपनिंग स्टॉक, परचेज और क्लोजिंग स्टॉक। यहाँ पे ये हमारा जो है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो प्लस माइनस करा तो हमारा इतना आ गया। वेजिस, एक्सपेंसेस, ये आपका आ गया, इन सबको आप ऐड कर दोगे, ये आपका क्या आ गया, प्राइम कॉस्ट आपका आ गया। फैक्ट्री ओवरहेड, इसने बोला था कि भाई डायरेक्टली आपका जो है हमारे डायरेक्ट वेजेस कितने हैं 50,000 के, तो वो आपने हमने यहाँ पे जोड़ दिए, ये आपका आ गया वर्क कॉस्ट। ठीक है, वर्क कॉस्ट में आपने जो ओवरहेड वगैरह जो मतलब आपके बोल रखे थे उसने कितने 20% है उसके, तो आपने उसका 20% निकाल दिया। इसका जो वर्क कॉस्ट का जो 20% है वो आपने यहाँ पर ऐड कर दिया। ठीक है, तो ये आ गया 48,800, इसमें ऐड कर दिया आपने, का क्या आ गया आपका टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसमें ओपनिंग स्टॉक ऐड कर दो फिनिश गुड का, और क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर दो। वर्क इन प्रोग्रेस रहेगा तो वो यहाँ पे एडजस्टमेंट होगी आपकी, और फिनिश गुड रहेगा तो वो यहाँ पे एडजस्टमेंट होगी, ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। ठीक है, फिर आगे आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन आपको बता ही रखा था। ठीक है, उसके बाद कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गया आपका यहाँ पर, फिर उसने बोला इसका 20% हमारा जो प्रॉफिट मार्जिन है, इसने अपना 20% जो प्रॉफिट मार्जिन है वो अपना ऐड कर दिया, तो आपको सेलिंग प्राइस आपको पता चलेगी। ठीक है, सिंपल नहीं है, कुछ आपको फिगर्स में वैल्यू पुट करनी है और आपको कुछ नहीं करना है, लेकिन आपको इस तरीके क्वेश्चन पेपर में नहीं आता है। ठीक है, वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या बोलेगा, भैया प्राइम कॉस्ट कैलकुलेट करके बता दो जरा मैं, वो डायरेक्टली यही बोलेगा आपको, उसमें कुछ नहीं है। आपको पहले आपको डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम निकालना पड़ेगा आपको, मटेरियल दे रखा है, वेजेस दे रखा है, ओवरहेड आपको दे रखा है, तो ये सब चीज़ें आप कॉस्ट निकालोगे और कॉस्ट निकालने के बाद उसको कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपकी इसमें आ जाती है। नेक्स्ट आता है आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है, तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग आपकी क्या रहती है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मतलब होता है कि जहां पर मैनेजमेंट डिसीजन लेती है कि भाई हमें आगे क्या करना चाहिए। मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग के बेसिस पे मैनेजमेंट क्या करेगी, डिसीजन लेती है कि भैया हमें इस चीज़ को रिप्लेस कर देना चाहिए या न्यू बनाना चाहिए, मेक और बाय डिसीजन, कि भैया हमें जो है इसको खुद बनाना चाहिए, हमें बाहर से बनवा लेना चाहिए। ठीक है, तो ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है एक प्रोविजन होता है जहाँ पर डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग और कंट्रोलिंग या परफॉर्मेंस एवेल्यूशन, ये सारा काम रहता है। आपकी परफॉर्मेंस को एवेल्यूट करा, उसके बाद डिसाइड करा कि भाई हमें ये चीज़ें करनी है। ठीक है, तो ये सारा काम आपका इसका रहेगा। मैनेजमेंट अकाउंटिंग बेसिकली क्या करता है कि डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है
नॉलेज में कन्वर्ट करेगा और बताएगा कि बिजनेस एंटिटी में हमें क्या क्या कब कहाँ पर कैसे कैसे डिसीजन आपको लेने हैं। तो उसको हम क्या बोलेंगे, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है, तो ये बताता है कि भाई हमारा क्या क्या रीज़न है प्रॉफिट और लॉस का, और उसके बाद उसके फैक्टर्स जो वो डिसाइड करेगा, और ये डिसाइड करेगा कि भाई हमारे आने वाले टाइम के लिए क्या क्या डिसीजन हमारे इसमें हो सकते हैं। ठीक है, हमारी जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वो हम क्यों करते हैं। ठीक है, एक तो रिपोर्टिंग टू द मैनेजमेंट, मैनेजमेंट को रिपोर्ट करने के लिए, ताकि हम उनको ये बता सके कि भाई हमारा जो है ये इन्फॉर्मेशन है हमारी, और इसके बेसिस पे मैनेजमेंट जो डिसीजन लेगी। उनको टॉप लेवल मैनेजमेंट को कम्युनिकेट भी करना पड़ता है, हमें बताना भी पड़ता है कि भाई ये चीज़ें हमारी हैं और इस तरीके से हम आगे की चीज़ें तैयार कर रहे हैं। तो ये हमारी स्टेटमेंट है, इसके हिसाब से आप अपना डिसीजन लोगे। तो वो जो डिसीजन लेटेस्ट पोजीशन हमारी कंपनी की क्या है वो हमें बतानी पड़ेगी। मैनेजमेंट को थोड़ी पता कि भाई क्या चीज़ें हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट तो हम लोगों पर रिलाई करती है, वो खुद थोड़ी रेशो कैलकुलेट करेगी, वो तो जो आप रिपोर्ट बना के दे रहे हो उनके बेसिस पे कैलकुलेट करेगी। आप क्या कर रहे हो फिर। ठीक है, डिसीजन मेकिंग में हमारी हेल्प करेगा, प्लानिंग एंड फॉर्मुलेटिंग पॉलिसी, फॉर्मुलेट करने में या प्लानिंग आपको करने में हमारी हेल्प करेगा। ठीक है, तो इन सब चीज़ों में हमारी हेल्प करने वाला है, और इसके साथ साथ हमारी जो परफॉर्मेंस है उसको कंट्रोल करने में हेल्प करेगा कि भाई हमारी परफॉर्मेंस है क्या है, क्या हमारी एक्सपेक्टेड थी, कितनी हमारी परफॉर्मेंस आई है, तो उसके हिसाब से वो कंट्रोल करने में हमारी हेल्प करेगा। इंटरप्रिटेटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारी क्या बताती है, तो उसको बताने में हमारी हेल्प करेगा। रेशो हमारी क्या 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 कह रही है, कैश फ्लो स्टेटमेंट हमारी क्या कह रही है, तो उसके हिसाब से हम सारी चीज़ें अपनी तैयार कर लेंगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमारी यहाँ पर तैयार करी जाती है। एम्प्लॉय को मोटिवेट करेगा, कैसे, कि भाई वो ये बताएगा कि भाई हम जो है कैसे, उन्होंने बोला कि भैया आप अपनी प्रोडक्शन बढ़ाओ, आप प्रोडक्शन कैसे बढ़ाते हो, तो आप प्रोडक्शन बढ़ेगी तो आपका इंसेंटिव बढ़ेगा। तो उसमें बताया जाता है कि भैया आप अपनी प्रोडक्शन बढ़ाओ, इंसेंटिव को क्रिएटिव तरीके से करो, आप अपनी सेल्स बढ़ाओ। आप कैसे बढ़ाओगे, जो ये इन सब चीज़ों पे आपका आ जाएगा। इसके साथ साथ कोऑर्डिनेटिंग अपार्ट अमंग द डिपार्टमेंट, हमारे डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट हैं, उन सबको कोऑर्डिनेट करना, ये हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग का काम रहता है। डिसीजन एक के बेसिस पे नहीं लिया जाता, सबको कंसोलिडेट करके तब डिसीजन लिया जाता है। सब डिपार्टमेंट से रिकॉर्ड मंगवाया जाएगा, उनको बोला जाएगा कि भैया जैसे सेल्स डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, सब एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं। ठीक है, तो उन सबसे डेटा मंगवाया जाएगा, डेटा मंगवाने के बाद आगे का प्रोसेस किया जाएगा। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ टैक्स, ठीक है, मतलब जो टैक्स का एडमिनिस्ट्रेशन है वो देखा जाता है कि भाई हमारा कितना इनकम है, कितना प्रॉफिट है, हमारा कितना टैक्स बनता है, हमारा कैसे कैसे टैक्स हमें देना है, कैसे कैसे टैक्स को हम रिड्यूस कर सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें हमारी यहाँ पर दी जाती हैं। नेक्स्ट आता है कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या फ़र्क होता है। ठीक है, ये क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट को डील करता है, लेकिन ये क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव दोनों एस्पेक्ट को डील करता है। ठीक है, डिसीजन मेकिंग करना आपका क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव दोनों होते हैं, मतलब कहीं पे आपको कंपैरिजन देखना है, कहीं पे क्वालिटी देखनी है, कहीं पे क्वांटिटी देखनी है। ऑब्जेक्टिव क्या रहता है यहाँ पर, जो ऑब्जेक्टिव हमारा रहेगा कॉस्ट आपकी कितनी आ रही है या सर्विसेज की हमारी कॉस्ट कितनी आ रही है, उसको एसरटेन करना रहता है। यहाँ पर हमें इसके बेसिस पे मैनेजमेंट को ये इन्फॉर्मेशन देना और उनको बताना कि भाई आगे का क्या फ्यूचर प्लान हमारा रहेगा, और उसके हिसाब से कोऑर्डिनेशन करना, ये हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग का काम है। ठीक है, एरिया इट डील्स विद द कॉस्ट एसरटेनमेंट ओनली, ये इन्हीं सब चीज़ों से डील करता है, और ये डील करेगा हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बजटिंग और टैक्सेशन प्लानिंग वगैरह, इन सब चीज़ों से डील करेगा। डेटा इट पास्ट और प्रेजेंट फिगर को डील करेगा, ये हमारा जो है प्रोजेक्शन करता है फ्यूचर के लिए। हम जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग करते हैं फ्यूचर के लिए करते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग कॉस्ट शीट बनती है आपके पास्ट डेटा को लेके बनती है, पास्ट और प्रेजेंट डेटा को लेके। ठीक है, इसका फ्यूचर से कोई रिलेटेड नहीं होता है। डेवलपमेंट, ये इंडस्ट्रियल, जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हमारा आया तो उसके हिसाब से चीज़ें हमारी डेवलप हुई, लेकिन ये हमारा जो है मॉडर्न बिजनेस जैसे जैसे हमारा आया, जैसे जैसे हमें रिक्वायरमेंट आपकी हुई, तो उसके हिसाब से जैसे जैसे बिजनेस हमारा मॉडर्न होता गया, हमें मैनेजमेंट अकाउंटिंग की जरूरत पड़ने लग गई। आपको ब्रेक इवन पॉइंट और ये सब चीज़ें कैलकुलेट करनी पड़ेंगी, पीवी रेशो कैलकुलेट करो, इन सब चीज़ों को कैलकुलेट करो, ये सब चीज़ें हमारे इसमें आ जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे सर्टेन पॉलिसी प्रिंसिपल वगैरह ये सब चीज़ें यूज़ करोगे, और जबकि यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर आप स्पेसिफिक रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करना जरूरी नहीं है, आप अपने हिसाब से अपनी बेस्ट जजमेंट सेंस ऑफ ह्यूमर के हिसाब से आप अपने यहाँ पर डिसीजन ले सकते हो। ठीक है,
सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि ये जो कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर हो गए होंगे कि हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होती है, कॉस्ट शीट क्या होती है, उससे रिलेटेड जो भी एस्पेक्ट है, आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। मेथड ऑफ अकाउंटिंग, आपके कॉस्ट अकाउंटिंग क्या क्या होते हैं। तो जल्द ही मिलेंगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारा टॉपिक क्या रहेगा, मार्जिनल कॉस्टिंग और ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं आपके, प्रैक्टिकल पोर्शन है आपके, और इसमें से क्वेश्चन आपको मिलता है। जैसे पीवी रेशो है, इसका क्वेश्चन आपका आता ही आता है। ब्रेक इवन पॉइंट है, उसका क्वेश्चन आपका आता ही आता है। तो इससे रिलेटेड आपकी मार्जिनल कॉस्टिंग वगैरह, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग जो है वो नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप जरा ये बताइए कि वीडियो में आपको जो है कैसी, आपको क्लास कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिए। और अपने फ्रेंड्स के साथ में जो वीडियो है उसको शेयर करें, ताकि उन लोगों को भी इससे रिलेटेड नोटिफिकेशन हमारा मिल सके। और ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में अपने जो भी क्वेरीज, जो भी कमेंट हैं आपके, वो ज़रा आप हमें बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी। जल्द ही मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस।